तो नमस्ते बच्चों की पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन यानी पहला चैप्टर में समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि समतल दर्पण में जो है वस्तु किस तरह का होता है और इसके परावर्तन यानी कि इसमें जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो वह किस दिशा में जाती है और इसके आपतन कोण का मान क्या होता है, परावर्तन कोण का मान क्या होता है। अब अगले क्लास में इसमें पढ़ते हैं अपन लोग कि जब समतल दर्पण पर के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब का जो होता है, प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो उसी को लिखेंगे कि समतल दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए बच्चों, फिगर से समझते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि ये कोई एक समतल दर्पण है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण है। मान लेते हैं कि ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण में जिसके सामने किसी वस्तु मान लेते हैं कि ए बी है, इसको क्या किया गया है? रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब भी है दोस्तों कि दर्पण के सामने मानिए ये अगर 10 मीटर की दूरी पे कोई वस्तु खड़ा है तो दर्पण के पीछे भी यह वस्तु का प्रतिबिंब जो है 10 मीटर की ही दूरी पर बनेगा और सीधा बनेगा। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि वस्तु तो सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा, लेकिन एक और चीज होता है इसमें। जैसे मान लेते हैं ये माने कि 10 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु खड़ा है ए बी, इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी यानी कि 10 मीटर पे बनेगा और यह सीधा बनेगा ए डैश बी डैश मान लेते हैं। लेकिन यह पार्श्व रूप से क्या होता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब समझते हैं कि ये पार्श्व रूप है क्या आखिर में, मतलब ये पार्श्व रूप है क्या? पार्श्व रूप है क्या? देखिए, पार्श्व रूप ऐसे को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, अगर राइट वाला चीज इसमें क्या होता है कि राइट में मानिए कोई चीज है तो दर्पण में कहाँ दिखेगा? तो लेफ्ट में। कहाँ दिखेगा? लेफ्ट में दिखेगा। अगर वही लेफ्ट में है कोई वस्तु तो वह दिखता है राइट में। इसी को बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा या पार्श्विक रूप से उल्टा भी बोला जाता है। जैसा आप लोगों ने मानिए देखा होगा या किए भी होंगे कि सेल्फी वगैरह लेते समय क्या होता है कि मानिए अगर कोई वस्तु आपके राइट हैंड में है तो सेल्फी में क्या होता है, वही वस्तु जब देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में नजर आता है। इसी को बोला जाता है पार्श्व रूप या पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी कि राइट वाला चीज लेफ्ट में दिखे, लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखे, इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब। तो अब इसका कुछ पॉइंट है वो लिखते हैं। जैसे लिखेंगे एक में, देखिए दर्पण के सामने जितनी दूरी पर अगर वस्तु रखा है तो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब। तो लिखेंगे दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनेगा ना, पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है। अब देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट कि वस्तु तो बन गया इसके पीछे। अब क्या बताएं, यह काल्पनिक बनेगा। देखिए जो भी वस्तु, अगर वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है तो मतलब यह काल्पनिक रूप से कैसा बना है? क्योंकि वास्तविक रूप से तो ये वस्तु खड़ा ही है। ये क्या है? वस्तु खड़ा है और इसका ये क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। ये कौन सा रूप से है? काल्पनिक। जो वस्तु सीधा अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है मतलब यह काल्पनिक रूप से है। कैसा है? काल्पनिक रूप से। लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब समझते हैं अगला पॉइंट कि वस्तु जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही बराबर, यानी कि वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनता है। देखेंगे वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। लिखे हैं दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर खड़ी होगी उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला पॉइंट लिखते हैं, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से
उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप मतलब समझ गए कि राइट वाला चीज लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखेगा, उसी को बोलेंगे पार्श्विक रूप से उल्टा दिखना। तो ये समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब की, जैसे समतल दर्पण में बताया कि प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनता है, तो पॉइंट छूट गया था कि प्रतिबिंब आखिर में है क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आखिर में है क्या। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोला जाता है इमेज, क्या बोलते हैं, इमेज। देखिए समझिए कि यदि किसी प्रकाश की किरणें कहीं आ रही है, दर्पण से परावर्तित हुआ, दर्पण से यानी दर्पण पे पड़ेगी क्या होगा, उसका रिफ्लेक्ट होगा यानी परावर्तित होगा किरणें। तो जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही उस वस्तु का या उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बोला जाता है। देखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए बच्चों कि प्रतिबिंब जो है किस चीज, क्या चीज, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं कौन कौन होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। जानेंगे कैसे कि कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब है और कौन सा काल्पनिक प्रतिबिंब है। उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है, जिसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है, तो वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जो वस्तु का प्रतिबिंब मानिए सीधा बन रहा है, तो वो बन रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब। और दर्पण के सामने यदि हम सामने खड़े रहते हैं तो वह सीधा प्रतिबिंब बनता है, उसको अपन लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोल सकते हैं। तो आगे लिखते हैं कि लिखे हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो पहला को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोला जाता है रियल इमेज। दूसरा को बोलते हैं काल्पनिक, या इसी का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। अब एक नंबर देके लिखेंगे, भाषा के तरह परिभाषा लिखते हैं इसका कि वास्तविक प्रतिबिंब है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब है क्या। देखिए जैसे इसमें लिखे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसी तरह लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिखते हैं यहाँ पे इसको मिटाकर, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव बेसिस से पॉइंट समझते हैं कि समझ लिए कि किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित और जिस बिंदु पर
वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और बढ़िया से समझने के लिए या कैसे पहचानेंगे कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा जब भी बनेगा तो उल्टा बनता है। कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों हमने समझा कि कैसे पहचानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो अगला आप लिखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? तो अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जैसा उसमें बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब में आता हुआ या मिलता है, और यहाँ पे क्या होगा, आती हुई प्रतीत होती है। तो उसी तरह सेम परिभाषा है उसका, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई, या इसी को बोलेंगे जिस बिंदु पर मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसको पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब, ये लोडू आवाज कम करा ना, अपन बोल रहे ठीक है, मौका काट लेबे तो कम करा ना आवाज, कैसे कम करेला। ए लोडू नहीं सुन रहे हैं, एजी बोले आपको। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए एक और चीज काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐड हो जाता है। काल्पनिक रूप से आ रहा है, मतलब देखिए कोई भी चीज जैसे किरण है तो उसको दर्शाते हैं सीधी लाइन से। अगर वही काल्पनिक यानी कि वास्तव में ना आए तो उसको क्या करते हैं, टूटी लाइन से या डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। तो इसी में इसको लिखेंगे कि काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक किरण को, या किरण ही लिख देते हैं, किरण को डॉटेड या टूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत होगा तो फिगर इस तरह से इसका बना दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। तो हमने पढ़ा प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखा दिए थे, और यह काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, उसमें मिल जाती थी डायरेक्ट और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और काल्पनिक किरण या काल्पनिक प्रतिबिंब हो सकते हैं को टूटी रेखा या डॉटेड लाइन द्वारा क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। इस तरह से ब्रैकेट में बना लीजिएगा।
दर्पण के बारे में कि दर्पण आखिर में है क्या, दर्पण है क्या और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो समझिए बच्चों, आप लोगों ने घर में देखा होगा दर्पण, जो आईना वगैरह कहते हैं, या जब सैलून में जाते हैं वहां भी एक दर्पण लगा होता है, गाड़ी में भी एक दर्पण लगा होता है। देखने में क्या होता है कि समान सा ही लगता है, लेकिन अलग अलग होते हैं। बढ़िया से गौर करके आप लोग देखिएगा कि जो वाहन के साइड मिरर में जो दर्पण लगा होता है वो क्या करता है कि अपने पीछे जो भी रहता है सब वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना देता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उसको साइड के। जो घर में हमारा दर्पण होता है उसमें क्या होता है, वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है, और जो सैलून वगैरह में लगा होता है क्या करता है, थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाता है, जिससे क्या होता है सैलून में निखर के फेस आता है सामने। तो समझते हैं कि दर्पण है क्या आखिर में। तो दर्पण उसे कहते हैं जो कांच का कोई भी समतल सतह हो और उसके पीछे वाले सतह को क्या करता है, या किसी एक सतह को कलर या रंग दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, वह दर्पण बन जाता है। तो लिखते हैं बालक कि दर्पण आखिर में है क्या। तो दर्पण क्या होता है, किसी कांच के एक पृष्ठ या एक सतह पर कलई को ही बोलते हैं रंगा हुआ, किसी कांच के एक पृष्ठ पर कलई किया हो। पिछले क्लास में हमने बताया था कि कलई जो है चांदी या एल्युमिनियम से किया जाता है, कलई किया हो तो उस कांच को दर्पण कहते हैं। किसी कांच के एक पृष्ठ पर कलई किया हो तो उस कांच को क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। देखिए बच्चों कि दर्पण क्या करता है, जब दर्पण पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह अपने से क्या करता है, अधिक से अधिक यानी कि अधिकांश यानी कि 99% क्या होता है, प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है। उसी को लिखेंगे कि दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, जो परावर्तन के नियम से होता है। तो अब समझते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के हैं। तो लिखेंगे दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखिए पिछले क्लास में हमने समतल दर्पण के बारे में बताया था कि समतल दर्पण और समतल दर्पण पर किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसका जो है परावर्तित किरणें किस दिशा में होती है और उसका कोण किस तरह से बनता है। अब अगला टॉपिक जो मेन चैप्टर में है वह है गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, तो सबसे पहले पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो बोलेंगे दो प्रकार का, जिसमें पहला को बोलेंगे समतल दर्पण और दूसरा को बोलेंगे गोलीय दर्पण। और मेन टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो है गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ना। और आगे चल के क्या होता है, पहले लिख लेते हैं कि गोलीय दर्पण आखिर में है क्या। गोलीय दर्पण देखिए डाल देते हैं, क्योंकि समतल दर्पण के बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया था। तो लिखते हैं गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए अब समझते हैं फिगर से। मान लेते हैं कि ये गोल है और इसके बीच का क्या है, ये खाली खाली जगह है, और इसका परावर्तक सतह क्या हो, खोखला हो। परावर्तक सतह का मतलब है इसके अंदर का भाग, यानी जहां से प्रकाश की किरणें टकरा के लौट जाए वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए।
देखिए बच्चों, क्या लिखे हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे ही क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। अब आगे चल के गोलीय दर्पण भी क्या होता है कि दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे जिस ये गोलीय दर्पण है जिसका बाहर का यानी कि जो उठा हुआ भाग हो उस पर अगर कलई किया है यानी कि रंगा हुआ है, यानी कि चांदी और एल्युमिनियम का अगर परत चढ़ाया हुआ है तो उसको उस दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। यदि धसा हुआ भाग यानी कि जो अंदर का भाग है अगर वहां पे कलई या रंगा हुआ रहता है तो उस दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और देखिए जो दर्पण की वास्तविक लंबाई होती है उसी को बोला जाता है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक इसको कहते हैं। और ये हो गया इसका परावर्तक सतह और ये हो गया इसका परावर्तक सतह। दर्पण को जो दो भाग में डिवाइड करता है इसी को बोला जाता है मुख्य, बोला जाता है मुख्य अक्ष। और उसके केंद्र में जो एक बिंदु है, मानिए ये क्या है, मैथ में अपने लोग पढ़ते हैं कि जो इसका क्या है सेंटर है, इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र। इसको जो है ना बालक सी से डिनोट भी किया जाता है। और दर्पण के जिस बिंदु पे ये प्रधान अक्ष या इसको वो एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और दर्पण को जिस बिंदु या जिस बिंदु पे ये काटती है प्रधान अक्ष उसी को बोलते हैं ध्रुव, इसको बोला जाता है ध्रुव। और यहाँ भी इसका हो जाएगा ध्रुव, यानी कि दो गो ध्रुव है गोलीय दर्पण में, क्योंकि ये अवतल दर्पण है ये उत्तल दर्पण है। आगे चल के क्या होता है इसमें वक्रता केंद्र होगा, फोकस होगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से फिगर बना लीजिए, फिर आगे बताते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, जैसे अवतल और उत्तल, उसका फिर डेफिनेशन लिखाते हैं आगे। तो अब लिखते हैं कि गोलीय दर्पण आखिर में कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। समझते हैं अब कौन सा, फिगर में हमने बताया था कि एक को बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरे को बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो अब एक नंबर देखिए अवतल दर्पण, देखिए समझते हैं कि अवतल दर्पण है क्या, अवतल दर्पण। देखिए बच्चों, अवतल दर्पण ऐसे दर्पण को बोलेंगे जिसका खोखला भाग, आप लोगों को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाया था कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। इस तरह से हमने बना के दिखाया था आप लोगों को अभी नीचे में। तो इसी में दो पार्ट हो जाता है। इस तरह से हमने बताया था कि एक के अंदर यानी कि धसा हुए भाग पे कलय है, एक के उठा हुआ भाग पे कलय है। जिसके उठा हुआ यानी कि उभरे हुए भाग पे कलय क्या रहता है उसी को बोलेंगे अवतल दर्पण। इसका पहले फिगर से समझ लेते हैं कि किस तरह से होता है ये दर्पण। देखिए ये गोल है, उसी का एक पार्ट है ये टुकड़ा जिसको बोलते हैं। क्या होता है, इसका जो उभरा हुआ भाग है यानी कि उठा हुआ, इस तरह से है, ये भाग उठा हुआ है। और ये जो सतह दिख रहा है इस ये चिकना सतह यानी कि धसे हुए भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन, और उठा हुआ भाग कलई या रंगा रहता है। तो इसी दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण। अब समझते हैं एक और चीज, जो हमने बीच में ये खींचा था इसी को बोले थे मुख्य अक्ष। क्या बोले थे इसको, मुख्य अक्ष बोला था हमने। और यहाँ पे जो क्या बताए थे, दर्पण को जो दो बराबर भागों में बांटता है उसको बोले थे ध्रुव, जिसको क्या चीज से लिखते हैं, पी से। क्या इसको बोले थे, ध्रुव बताया था। और जो बीच में रहता है यानी कि यहाँ जो हमने इस तरह से खींच के यहाँ पे बताया था इसको बोले थे हमने वक्रता केंद्र बोलते हैं या सेंटर बोला जाता है मैथ में। तो इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र, जिसको सी से लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्या, वक्रता केंद्र। देखिए एक और चीज ध्यान देने योग्य है कि पी यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये दोनों के बीच में एक और पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फोकस, जिसको क्या है ना कि एफ से डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जिसको आगे चल के इसको भी लिखाएंगे, पहले दर्पण के बारे में लिखाते हैं। तो अवतल दर्पण अब समझ गए कि जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, कलय क्या हो, और धसे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, उसे कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो लिखते हैं ऐसा गोलीय दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसके
धसे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो एवं उभरा हुआ भाग कलई या रंगा हुआ हो, कलई हो, तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम भी होता है, तो वो चीज भी लिख देते हैं कि अवतल दर्पण को, कौन से दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी, कौन सा दर्पण, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में अगले क्लास में जानेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। एक आ जाता है उत्तल दर्पण को, इसको बोला जाता है अपसारी दर्पण। अब क्यों कहते हैं ये दोनों चीज हम अगले क्लास में बताएंगे आपको। आप लोग इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण। तो दोनों मार्क देख के समझते हैं कि उत्तल दर्पण डैश देते हैं। अब देखिए, ये जाना हमने कि ये कौन सा दर्पण है, कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखिए, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ऐसा पार्ट है ये वाला जिसका धसा हुआ भाग पे ही क्या है, रंगा हुआ या कलई भाग है, और उभरा हुआ भाग प्लेन है यानी कि समतल है, जिससे प्रकाश क्या होगा, परावर्तन होता है। तो इसका फिगर पहले बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसका फिगर बनेगा, यहीं पे बनाते हैं, एक मिनट। यहीं पे इसका फिगर बनाते हैं इस तरह से। इसका क्या है कि धसा हुआ भाग पे ही क्या करा जाता है, कलय, और जो उभरा भाग है इससे प्रकाश का परावर्तन, इसमें भी सब कुछ सेम होगा। लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य ये है, इसका कलय किया हुआ भाग तरफ ही क्या होता है कि यहाँ पे होगा इसका एफ यानी कि फोकस, और सी सब क्या होगा, दर्पण के पीछे। क्योंकि जब देखिए गोलीय दर्पण बना रहे थे तो इसका ये सामने आ रहा था, और जब अब उत्तल दर्पण ये बन रहा था तो क्या हुआ था, सब सेंटर की तरफ ही जा रहा था, यानी कि सब पीछे ही आ जाएगा इसका। तो इसी तरह ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में ध्यान देना है कि इसका जो फोकस और वक्रता केंद्र होगा दोनों दर्पण के पीछे होगा, और अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। तो अब लिखते हैं कि उत्तल दर्पण है क्या, तो सेम इसी टाइप से इसका भी हो जाएगा कि उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका या जिसके उभरे हुए भाग से, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो एवं धसा हुआ भाग कलई हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एक और एगो पॉइंट में लिख लेते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, बच्चों बहुत में कंफ्यूजन ये हो जाता है बच्चों को कि अवतल दर्पण, जहां पे देखिए जो पॉइंट पे हम अंडरलाइन कर लें उसको बढ़िया से समझिए आप, कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण लिखा हमने, कि कौन सा दर्पण अभिसारी है और कौन सा दर्पण अपसारी है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे अवतल में देखिए 4 अक्षर है, बड़ा है, उत्तल क्या है, छोटा अक्षर है, यानी छोटा सा लिखा हुआ, ये बड़ा सा लिखा हुआ है। उसी तरह अभिसारी में देखिए हर्षिकर दीर्घिकर ज्यादा आया हुआ है और अपसारी में कम आया हुआ है, यानी कि बड़ा के लिए बड़ा सा और छोटा के लिए छोटा सा। याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं कि अवतल दर्पण में
हर्षिकर दीर्घिकर आकर ज्यादा है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण याद करने का ये ट्रिक है, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब एक और इंग्लिश वाला आता है, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए भी आ जाएगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकैव आता है, जैसे कॉनकैव, ये इसका इंग्लिश होता है। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकैव, और उत्तल को बोला जाता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अब समझते हैं इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी सेम ट्रिक अपनाना है कि जो बड़ा है उसके लिए बड़ा अक्षर, जो छोटा है उसके लिए छोटा अक्षर। गिन लेते हैं, तीन, इसमें 7 वर्ड है, इसमें 6 वर्ड है, तो जो बड़ा है उसके लिए बड़ा अक्षर, जो छोटा है उसके लिए छोटा। इंग्लिश में भी, यानी कि अवतल दर्पण को कौन कौन सा दर्पण बोला जाएगा? अभिसारी और कॉनकैव। कॉनकैव इंग्लिश शब्द है। उत्तल को कॉन्वेक्स और अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे पढ़ेंगे, जो जो हमने मुख्य बिंदु बताया, जैसे मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, इस सबको भी फिर पॉइंट बाय पॉइंट उसका लैंग्वेज लिखेंगे और समझेंगे फिर क्या है ये। तो बच्चों, अब वही गोलीय दर्पण का जो कुछ मुख्य बिंदु है जैसे हमने बताया था, उसी के बारे में लिखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले कि ध्रुव आखिर में है क्या। ध्रुव आखिर में है क्या? ध्रुव को इंग्लिश में बोला जाता है पोल। क्या बोलते हैं? पोल। फिगर बना लेते हैं, समझने में क्या होगा? आसानी होगा। देखिए, जो ये होता है, ये सेंटर है, तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता, इसको सी से लिखेंगे। आगे होता है, इसको बोला जाता है, मान लेते ये दर्पण है ना, इसी तरह से पहले फिगर बनाए थे। ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। दर्पण को जो मध्य बिंदु होता है दर्पण का, उसको बोलते हैं पोल, या हिंदी में बोलते हैं उसको ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव बोला जाता है। और दर्पण के इस साइड आ जाता है फोकस, दोनों के बीच में फोकस होता है। चलिए, अब इसी को क्या करते हैं, लिखते हैं भाषा में कि ध्रुव के बारे में। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक और पॉइंट लिखते हैं, जैसे हमने लिखा P, यहाँ पे लिखा है, तो इसको P से ही डिनोट क्यों करते हैं? क्योंकि ध्रुव का इंग्लिश क्या होता है? पोल। और साइंस में अधिकतर का इंग्लिश जो मतलब संकेताक्षर जो होता है उसके इंग्लिश से ही लिया गया है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे ध्रुव को P से डिनोट किया जाता है। अब अगला बिंदु लिखते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र, इंग्लिश में केंद्र को सेंटर कहते हैं, इसलिए कि इसे सी से डिनोट किए हैं, वो अगले पॉइंट में लिखेंगे। लिखते हैं वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, उसका केंद्र, यानी कि ये जो केंद्र है इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अब देखिए, लिखते हैं वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है। अब अगला पॉइंट लिखते हैं कि ये मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष, देखिए बच्चों, मुख्य अक्ष का एक और नाम है जिसे बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? तो प्रधान अक्ष। अब समझते हैं ये क्या है। देखिए, ध्रुव ये P है, और यहां से यहां तक जो लाइन मिला, यानी कि P से C तक जो लाइन या सरल रेखा खींचे, इसी को बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो लिखते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव को गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता
केंद्र से मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, एक ही चीज लिखते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। अब अगला पॉइंट बच गया है, फोकस क्या है, तो लिखेंगे फोकस, देखिए डैश देते हैं। और समझते हैं, फोकस तक हमने लोगों ने लिख लिया था, अब समझते हैं कि फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी समझिए, ये दर्पण का मान लेते हैं कि ध्रुव है, ध्रुव और फोकस ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव यानी कि P और फोकस, क्या फोकस बिंदु बोलते हैं F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब समझते हैं कि फोकस दूरी को डिनोट क्या चीज से किया जाता है, तो लिखेंगे इसे देखिए एक चीज ध्यान देने योग्य यहां भी है कि फोकस को जो है ना कैपिटल लेटर F से डिनोट करते हैं और वही फोकस दूरी को स्मॉल लेटर के F से डिनोट किया जाता है। लिखेंगे इसमें स्मॉल f यानी कि छोटी f लिखे हैं, से डिनोट किया जाता है। एक और मुख्य बिंदु यहाँ पे एक और है कि ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव और वक्रता केंद्र ये दोनों के बीच की दूरी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। आप लोग जैसे ये जानते हैं कि ये क्या है, वृत्त की तरह गोल है। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंटर से जब ये किसी सतह तक की दूरी को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या। या इस तरह से भी इसका परिभाषा हो सकता है कि गोलीय दर्पण के जिस भाग से क्या होता है, जिस भाग की त्रिज्या होती है, गोलीय दर्पण जिस भाग की त्रिज्या होती है उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। या यहाँ पे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, लिखेंगे या बोलते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो पहले लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब समझते हैं त्रिज्या का इंग्लिश होता है रेडियस, त्रिज्या का इंग्लिश क्या होता है, रेडियस, इसलिए इसे R से डिनोट करेंगे। लिखेंगे इसे R से डिनोट किया जाता है। इसे R से डिनोट, देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे और यहां से यहां तक की दूरी को R से। और दर्पण में भी जो है ना, जो भी दूरी मापेंगे सब ध्रुव से मापेंगे। कहां से मापेंगे, दर्पण में सभी दूरी ध्रुव से मापते हैं। एक और पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में लिखे कि दर्पण में या गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव यानी P से मापी जाती है। अगला एक और पॉइंट है कि दर्पण का द्वारक क्या है, दर्पण का द्वारक। देखिए बच्चों, दर्पण की जो वास्तविक लंबाई होती है उसी को बोला जाता है दर्पण का द्वारक। तो लिखेंगे दर्पण की वास्तविक लंबाई को ही
दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आप लोगों ने आज दर्पण के बारे में पढ़ा कि दर्पण कितने प्रकार के हैं। अगर जनरल पूछा जाए तो बताएंगे कि दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल और गोलीय दर्पण। समतल और गोलीय दर्पण। वही अगर बाद में पूछा जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें भी बोला जाएगा कि दो प्रकार के होते हैं, एक समतल, अवतल और उत्तल। अब पूछेंगे कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम बताइए। तो आप लोगों को हमने बताया कि अवतल यानी कि ये बड़ा अक्षर है, इसके लिए क्या हो जाएगा, अभी साड़ी दर्पण। और वही हो जाता है उत्तल यानी कि छोटा अक्षर है, तो इसके लिए हो जाएगा अप साड़ी। और इंग्लिश में भी बताए थे कि उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव, CONCAVE, इसको बोला जाता है कॉनकेव यानी कि बड़ा वाला अक्षर, और इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स यानी कि छोटा के लिए छोटा वाला अक्षर, छोटा वर्ड। अवतल को अभिसारी यानी कि कॉनकेव, उत्तल को अपसारी यानी कि कॉन्वेक्स भी बोला जाता है। अब आगे समझेंगे अवतल और उत्तल का उपयोग कहाँ पे करते हैं और इसका किरण आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है। और एक मुख्य बिंदु और है कि अवतल और उत्तल में वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बना जाता है, यानी कि नेचर क्या होता है प्रतिबिंब का, उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग इसे जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको क्या कीजिए कि एक फेयर कॉपी में बढ़िया से बना लिया कीजिए, और इसको जो भी लिखा है उसको क्या करना है, घर पे जाके पढ़ना है और बढ़िया से याद करना है। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में ये सब आपको हम पढ़ाएंगे।